सेक्टर। मानव विकास समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा विकास। ये विकास, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता है विकास का मतलब गुणात्मक परिवर्तन से। विकास का मतलब क्या है? गुणात्मक परिवर्तन, जो हमेशा सकारात्मक गुण रखता हो। है ना? यहाँ पे आपको देखना है गुणात्मक परिवर्तन और सकारात्मक। ठीक है, इस दोनों वर्ड को समझने के लिए आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, वो है ग्रोथ। ग्रोथ किसको कहते हैं? वृद्धि। इसका संबंध क्या होता है? वृद्धि का मतलब या संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से तथा यह निरपेक्ष मूल्य वाला होता है। अब देखना दो चीज, वहां है गुणात्मक परिवर्तन, यहाँ है मात्रात्मक परिवर्तन। यहाँ है निरपेक्ष मूल्य और वहां है सकारात्मक, या इसको आप कह लो सापेक्ष। है ना? यहाँ पे है निरपेक्ष मूल्य, यहाँ पे है सापेक्ष मूल्य। दो चीज। तो जो निरपेक्ष मूल्य है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूट्रल वैल्यू। और जो सापेक्ष हैं मूल्य, उसको कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखना है गुणात्मक परिवर्तन। तो गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं क्वालिटेटिव, चेंज, और मात्रात्मक परिवर्तन को कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटी की बात करता है, वृद्धि है ना, क्वांटिटी की बात करता है। किस तरह की क्वांटिटी? मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे 1 kg से 2 kg होना, 1 मीटर से 10 मीटर होना। किसी बच्चे की उम्र 1 वर्ष है और उसका बाद हो जाए वो 10 ईयर का। ये क्या है? मात्रा में परिवर्तन होता है, नंबर है। जैसे हाइट में परिवर्तन, 1 फीट से 6 फीट का, ये सब क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। इसको बेहतर समझना है तो आप ग्रोथ को देख लो। किसी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पादन, किसी देश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पादन 7% की दर से बढ़ता है, ग्रोथ रेट है। पर व्यक्ति या प्रति व्यक्ति आय, है ना, ये आप देख सकते हो। प्रति व्यक्ति आय, मान लो कि $10 कम हो जा रहा है, $60 या $60,000, जो मानना है मान लो। ये सारे क्या है? ग्रोथ है, वृद्धि है, वृद्धि होता है इसमें।
ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू, सकारात्मक मूल्य, यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यानी इसमें हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी, हमेशा इसमें वृद्धि होगी। और कैसी वृद्धि होगी, तो गुणात्मक वृद्धि होगी, यानी गुण में वृद्धि होगी। गुण में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि होना गुणात्मक वृद्धि होता है। निरपेक्ष वैल्यू है, वो न्यूट्रल वैल्यू है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होते हैं। जैसे अगर मान लो किसी देश की ग्रोथ, किसी भारत की ग्रोथ की बात करें, इंडिया की ग्रोथ की बात करें, तो आप देखोगे कि 2018 में जो दर थी वो लगभग 7% जीडीपी ग्रोथ। जो 2019-20 का आंकड़ा है वो आप देखोगे कि लगभग 5% के आसपास। इस तरह से क्या है कि इसमें है कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। इससे पहले आप 2019 का 2009 का देखोगे, उसमें 9% के लगभग जीडीपी ग्रोथ था। तो 2009 में अगर मान लो 9% ग्रोथ था जीडीपी का, 2018 में हो गया 7% ग्रोथ, 2019-20 में हो गया 5% ग्रोथ। तो ये कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा गुण के साथ गुणात्मक वृद्धि होता है, यानी गुण में वृद्धि होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, किसी बच्चे की उम्र 3 साल है, ठीक है, या 3 साल नहीं 4 साल 5 साल मान लो, 5 साल से उसने स्कूल जाना शुरू किया और 12 साल के बाद उसमें उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो पढ़ाई लिखाई या स्कूल जाने के बाद जो चेंज होनी चाहिए उसकी नॉलेज में, वो चेंज नहीं हुआ। एज में वृद्धि हो गया, कितने 7 ईयर का, ये 7 ईयर क्या है, ग्रोथ है उसका, ठीक है ना। लेकिन मानसिक विकास नहीं हो पाया, वो अभी भी बच्चे की तरह है। वो जो पढ़ाई लिखाई का कोई स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो अभी भी इसमें ग्रोथ तो हुआ है लेकिन विकास नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल जाने का फायदा नहीं हुआ, मानसिक वृद्धि नहीं हुई, तो वो कह सकते हैं उसके गुण में वृद्धि नहीं हो, तो उस बच्चे का विकास नहीं हुआ, केवल ग्रोथ हुआ है। ये बात आपको इतनी सी समझनी है। दूसरी बात है कि आपके जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है कि क्या वृद्धि और विकास एक ही है, और विकास एक ही है, और क्या यह साथ साथ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो कि दोनों में क्या अंतर है, क्या वृद्धि और विकास एक ही है। इसका जवाब क्या यह साथ साथ चलते हैं, इस दोनों का जवाब आप मुझको लिख के आप मेरे नंबर व्हाट्सएप पे चेक करवा सकती हो। इस पे आप चेक करवा लेना, या कहीं भी डाउट हो इस चैप्टर में, चूंकि ये चैप्टर बहुत टफ है, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। आप जो अभी क्लास ले रहे हो वो क्लास है, फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, तो मानव भूगोल में हमने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मानव भूगोल का थॉट्स पढ़ा था, और जो पढ़ा था मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण वो पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा जनसंख्या वितरण, उसके बारे में पढ़ा, वृद्धि घनत्व के बारे में पढ़ा, जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ा। जब इतनी बातें मुझको पता चल गया, लिंग अनुपात क्या होता है,
जनसंख्या किसी क्षेत्र का क्या कैसे हम समझ पाएंगे, उस जनसंख्या में जो विशेषताएं हैं उस विशेषता को कैसे समझेंगे। इन चीजों को समझने के बाद मुझको पढ़ाया जा रहा है मानव विकास। क्योंकि किसी देश की जो सबसे मजबूत चीज है वो क्या है, मानव है, ठीक है ना। लेकिन मानव कौन से मानव है, इसको इसमें समझना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मानव किस तरह से भूमिका निभाता है और किस तरह के मानव, ये दोनों बात इसमें समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। साथ साथ आपको ये भी समझ के लिए आसान हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि हम कहाँ हैं, मेल फीमेल में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ अंतर है, और हम क्यों नहीं जो फीमेल है वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाती है जॉब में, या उनके लिए क्यों अपॉर्चुनिटी इतनी कम है। ये सब चीजें इसको समझने के बाद, इस चैप्टर को समझने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्या है कि वृद्धि और दूसरा है विकास, इसको आपको समझना है और बेहतर तरीके से कोशिश करता हूं कि आपको समझ में। जैसे दिल्ली का ये क्षेत्र है, ठीक है। दिल्ली के क्षेत्र में क्या होता है कि बाहर से लोग आके जॉब अपॉर्चुनिटी या स्टैंडर्ड लाइफ यहाँ पे लोग जीना पसंद करते हैं, तो उसके वजह से लोग यहाँ क्या करते हैं, आके बस रहे हैं, ठीक है ना। तो आके जब बस रहे हैं, मान लो कि ये दिल्ली के बाहर आसपास के एरिया जिसको दिल्ली एनसीआर कहते हैं, वहां लोग आके बस रहे हैं, ठीक है, बस रहे हैं। तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर जो दिल्ली एनसीआर या किसी ऐसे कॉलोनी में जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, परिवहन है ना, इन बहुत सारी चीज है, इन चीजों की व्यवस्था अगर ना हो, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिल्ली का वृद्धि हो रहा है। कैसे वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या पॉपुलेशन में वृद्धि हो रहा है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है ना। इस बात को समझिए, दिल्ली में लोग आके रह रहे हैं, दिल्ली का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दिल्ली का ग्रोथ हो रहा है, दिल्ली एनसीआर, पहले दिल्ली था, उसके बाद दिल्ली एनसीआर हो गया, दिल्ली का वृद्धि हो गया। लेकिन जो अनऑथराइज कॉलोनी है, ठीक है ना, जहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, इन सब चीजों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, इनका अगर डेवलप नहीं हुआ, सरकार इस पे वर्क नहीं कर रही है, तो दिल्ली का वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन दिल्ली का क्या नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ये बात आपको समझनी है। यहाँ देखिए आगे, जो दूसरी बात है वो बातें हैं आपको महत्वपूर्ण समझना है, जो कि पढ़ रहे हैं मानव विकास। तो जो मानव विकास का कंसेप्ट था वो 1970 के दशक तक कह सकते हैं। मानव विकास का जो कंसेप्ट था 1970 के दशक तक, वो कंसेप्ट ये था कि ये ऐसा माना जाता था कि अगर किसी भी देश का देश की आय में वृद्धि हो रही है, मतलब या कह सकते हो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो ऐसा माना जाता है अगर किसी देश की आय वृद्धि हो रही हो, आय में वृद्धि मतलब जीडीपी में वृद्धि हो गया, या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो, तो ऐसा मान लिया गया था कि उस देश का जो है वो विकास हो रहा है। लेकिन जो बाद में ये कंसेप्ट आया कि विकास के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, है ना, विकास के जो पक्ष हैं
वो पक्ष क्या है, हो सकते हैं, पूर्ण पक्ष हैं, वो हैं जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक। दूसरा है अपॉर्चुनिटी, दूसरा है अपॉर्चुनिटी, मतलब दूसरा अवसर की उपलब्धता। और तीसरा है स्वतंत्रता। ये बात कही गई थी जो 90 के दशक का टाइम था, उसमें ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दिया गया था, और बाद में विकास के जो महत्वपूर्ण पक्ष माने गए वो जीवन की गुणवत्ता, अवसर की उपलब्धता और स्वतंत्रता की बात कही गई थी। आपको जो पढ़ना है इसमें, इसके बाद वो पढ़ना है दो तीन चीजों को समझना है। एक तो यूएनडीपी, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये समझना है। और तीसरी चीज जो थोड़ी बहुत आपको जानना है, वो दो अर्थशास्त्री हैं, एक तो पाकिस्तान से हैं, है ना, महबूब उल हक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जाननी है, बस थोड़ी बहुत जाननी है। एक भारत से हैं, अमर्त्य सेन। इनकी अवधारणा, इन दोनों, एक इनके साथ और थे इनके टीम में, खैर उनको छोड़ो, उनको नहीं जानना है, आपके बुक में उनको दिया नहीं गया है। खैर, तो इन दोनों को जानना है कि इन दोनों ने कैसे एसडीआई का विकास किया है, जो ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट से किसी भी देश की हम किस किस स्थिति की पता लगा सकते हैं, ये समझना है। तो बारी बारी से हम इसको देखते हैं। अभी महबूब उल हक के बारे में अगर आप इनके बारे में जानो, तो ये पाकिस्तान से थे, ये बात पहले बता दिया गया आपको। पाकिस्तान में ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, रह चुके हैं 1985 टू 1998 तक, ठीक है, वित्त मंत्री रहे हैं। उसके बाद इनकी जो कुछ बुक हैं, वो बुक हैं द पॉवर्टी कर्टेल्स, रिफ्लेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत सारी बुकें हैं, और भी कई सारे बुकें हैं। तो इन्होंने जो बात कही है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, वो बातें है कि जो मनुष्य हैं या जो व्यक्ति हैं, उनके व्यक्ति के विकल्प की बात कही है, विकल्पों में वृद्धि, जिससे व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि, जिससे क्या हो, व्यक्ति का जीवन स्तर
बेहतर हो सके। यानी व्यक्ति के विकल्प, जितने विकल्प होंगे, एक इंसान के पास मान लो 4 विकल्प हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर की नॉलेज भी रखा हो, डबल पीएचडी कर रखा हो, इसी तरह से कुछ किसी और फील्ड में रिसर्च का काम कर रखा हो, मेडिकल पढ़ रखा हो, तो उसके पास कई सारे विकल्प होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 10+2 पास करते हैं, उनके पास विकल्पों की संख्या क्या होती है, सीमित हो जाती है। तो विकल्प में जितना बेहतर होगा, जिसके पास जितने विकल्प होंगे, जैसे मेरे पास मान लो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे पास कई विकल्प हैं, तो मेरा जीवन स्तर क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो विकल्पों में वृद्धि हो जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो, इन्होंने ये बात कही है। अब यहाँ समझना है कि क्या विकल्प अस्थायी होते हैं? नहीं, विकल्प हमेशा बदलते रहता है, विकल्पों में परिवर्तन होते रहता है, विकल्पों में परिवर्तन होता है। समय के साथ विकल्प बदलते हैं, इसलिए विकल्प हमेशा बदलते रहता है। आदमी के जीने का स्टाइल बदलता है, विकल्प बदलता है, सीधी सी बात। यहाँ पूर्ण पक्ष है, वो है जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक, दूसरा है अपॉर्चुनिटी, दूसरा है अपॉर्चुनिटी, मतलब दूसरा अवसर की उपलब्धता। और तीसरा है स्वतंत्रता। ये बात कही गई थी, जो 90 के दशक का टाइम था, उसमें ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दिया गया था, और बाद में विकास के जो महत्वपूर्ण पक्ष माने गए वो जीवन की गुणवत्ता, अवसर की उपलब्धता और स्वतंत्रता की बात कही गई थी। आपको जो पढ़ना है इसमें, इसके बाद वो पढ़ना है दो तीन चीजों को समझना है। एक तो UNDP, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये समझना है। और तीसरी चीज जो थोड़ी बहुत आपको जानना है, वो 2 अर्थशास्त्री हैं, एक तो पाकिस्तान से हैं, है ना, महबूब उल हक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जाननी है, बस थोड़ी बहुत जाननी है। एक भारत से हैं, अमर्त्य सेन। इनकी अवधारणा, इन दोनों, एक इनके साथ और थे इनके टीम में, खैर उनको छोड़ो, उनको नहीं जानना है, आपके बुक में उनको दिया नहीं गया है। खैर, तो इन दोनों को जानना है कि इन दोनों ने कैसे SDI का विकास किया है, जो ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट से किसी भी देश की हम किस किस स्थिति की पता लगा सकते हैं, ये समझना है। तो बारी बारी से हम इसको देखते हैं। अभी महबूब उल हक के बारे में अगर आप इनके बारे में जानो, तो ये पाकिस्तान से थे, ये बात पहले बता दिया गया आपको। पाकिस्तान में ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं,
1985 टू 1998 तक, ठीक है, वित्त मंत्री रहे हैं। उसके बाद इनकी जो कुछ बुक हैं, वो बुक है द पॉवर्टी कर्टेल्स, रिफ्लेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत सारी बुकें हैं और भी कई सारे बुकें हैं। तो इन्होंने जो बात कही है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, वो बातें है कि जो मनुष्य हैं या जो व्यक्ति हैं, उनके व्यक्ति के विकल्प की बात कही है, विकल्पों में वृद्धि, जिससे व्यक्ति के विकल्पों में वृद्धि, जिससे क्या हो, व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो सके। यानी व्यक्ति के विकल्प, जितने विकल्प होंगे, एक इंसान के पास मान लो 4 विकल्प हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर भी की नॉलेज भी रखा हो, डबल पीएचडी कर रखा हो, इसी तरह से कुछ किसी और फील्ड में रिसर्च का काम कर रखा हो, मेडिकल पढ़ रखा हो, तो उसके पास कई सारे विकल्प होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 10+2 पास करते हैं, उनके पास विकल्पों की संख्या क्या होती है, सीमित हो जाती है। तो विकल्प में जितना बेहतर होगा, जिसके पास जितने विकल्प होंगे, जैसे मेरे पास मान लो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे पास कई विकल्प हैं, तो मेरा जीवन स्तर क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो विकल्पों में वृद्धि हो, जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो, इन्होंने ये बात कही है। अब यहाँ समझना है कि क्या विकल्प अस्थायी होते हैं? नहीं, विकल्प हमेशा बदलते रहता है, विकल्पों में परिवर्तन होते रहता है, विकल्पों में परिवर्तन होता है। समय के साथ विकल्प बदलते हैं, इसलिए विकल्प हमेशा बदलते रहता है। आदमी के जीने का स्टाइल बदलता है, विकल्प बदलता है, सीधी सी बात है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना और एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना, ये 3 चीज हैं जो क्या है, मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ठीक है ना। मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, तो ये 3 पक्ष हैं। फर्स्ट, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ये कब पॉसिबल है, जब स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, या इसका संबंध किससे है, स्वास्थ्य से। ज्ञान प्राप्त कर पाना, इसका संबंध किससे है, ये सेकेंड हो गया। इसका संबंध किससे है, शिक्षा से है, ठीक है। एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना, ये थर्ड हो गया, है ना। एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना, तो ये साधन का क्या मतलब, यहाँ एक तो ये समझो शिष्ट जीवन, डिसेंट लाइफ, मतलब सभ्य जीवन, सभ्य जीवन। मानव पहले सब मानव सभ्यता का विकास आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब मानव समूहों में रहना स्टार्ट किया था, तो उस क्या हो गया, सभ्यता का विकास हुआ। तो सभ्य जीवन यानी मानव जो रह रहा है, वो उसके लिए प्रॉपर घर हो, घर में पानी बिजली की सुविधा हो, तब कहेंगे कि सभ्य जीवन जी रहा है। जीने के पर्याप्त साधन, साधन जब होते हैं, जैसे परिवहन क्या है, साधन है, रेलवे क्या है, साधन है। जब पर्याप्त साधनों का होना, तो पर्याप्त जब साधन होंगे, तो पर्याप्त साधन से क्या होगा, संसाधनों तक पहुंच होगी। जब संसाधनों तक पहुंच होगी, तभी तो
मानव का विकास होगा, तो मानव विकास के ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अगर इसी में आपको देखना है कि अगर प्रायः लोगों में आधारभूत विकल्प तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता का अभाव होता है। इसको समझना है आपको कि जो प्रायः देखा गया है कि जो आधारभूत विकल्प हैं, बेसिक चॉइस, वो क्या है कि वो उसको तय करने में जो क्षमता चाहिए वो और स्वतंत्रता दोनों का अभाव होता है। जब क्षमता और स्वतंत्रता इनका जो अभाव होना होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस गरीब जो लोग हैं या ऐसे लोग जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी क्षमता और स्वतंत्रता बहुत कम होती है। उसके रीजन क्या होते हैं? या तो निर्धन होते हैं, निर्धनता है ना, या जो सरकार के इंस्टीट्यूशन हैं उनकी काम उनके द्वारा जो करनी चाहिए काम, वो अच्छे से उनका निर्वहन नहीं कर पाते हैं, है ना। इंस्टीट्यूशन हो सकता है, संस्था, उनके द्वारा कुछ संस्थाएं, सरकार की कुछ संस्थाएं हैं जो काम करते हैं कि वैसे लोग जो वंचित लोग हैं उनकी क्षमता और स्वतंत्रता बढ़ाना, वो उनके द्वारा जब सही से काम नहीं, वर्क नहीं किया जाएगा तो जो आधारभूत विकास विकल्प हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाएगा। निर्धनता, इसी तरह से कई कारण होते हैं, है ना। इनके वजह से क्या होता है कि लोगों के विकल्प कम हो जाते। जब विकल्प कम होंगे तो लोगों के विकल्प कम होने के पीछे इसी विकल्प को पूरा करने के लिए, आप ऐसे समझ लो, इसी विकल्प को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता, अपॉर्चुनिटी कह लो, ऐसे चीज होनी चाहिए, है ना। या विकल्प की जो हम बात करते हैं, अभी ऊपर विकल्प पढ़ा था, विकल्प होने चाहिए। अगर मान लो कोई इंसान है, कोई एक बच्चा है जिसके जो स्वस्थ है, जो स्कूल जाता हो, एजुकेटेड हो, मेडिकल इंजीनियरिंग या दूसरी कोई कोर्स कर रखा हो या कर रहा हो, तो उसके पास चॉइस है कि वो कोई भी काम कर सकता है। अगर कुछ उसी फैमिली में कोई ऐसी महिला हो या फीमेल हो जिसके स्वास्थ्य अच्छे नहीं हो, जो शिक्षित नहीं हो, वो क्या उनके पास विकल्प है कि जिंदगी में वो कुछ बहुत सारी चीज कर लेगी? नहीं है, वो केवल हाउसवाइफ बन के रह जाएगी। इसको यही समझना था आप लोग को, ठीक।